बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज यहाँ मैं बात करूँगा बेटी की विरासत के हवाले से कि अगर वारसान में सिर्फ एक बेटी है तो उसको जायदाद में कितना हिस्सा मिलेगा। अगर एक से ज़्यादा बेटियाँ हैं तो उनका कितना हिस्सा है, और कौन सी ऐसी सूरत है जिसमें सारी जायदाद उस एक अकेली बेटी को या एक से ज़्यादा जो बेटियाँ हैं उनको तमाम जायदाद मिल जाती है। इसकी तरफ आने से पहले मैं थोड़ा सा एक सवाल का जवाब दे लूँ, वो भी विरासत के हवाले से ही है। भाई एक ने पूछा कि 20 कनाल प्रॉपर्टी है और उसको तकसीम करना है दो बेटों और तीन बेटियों में। मैंने उन्हें जवाब तो दिया, लेकिन वो फार्मूला जानना चाहते हैं कि किस तरीके से ये हिस्से निकाले जाते हैं। तो आप ये ध्यान में रखें कि हर बेटी का एक हिस्सा होता है और हर बेटे के दो हिस्से होते हैं। अब आपकी इस प्रपोजिशन में दो बेटे हैं तो उनके हिस्से इस तरह से बनेंगे कि दो जमा दो बराबर है चार हिस्से। हर बेटी का एक हिस्सा है तो आपने करना है एक जमा एक बराबर है तीन हिस्से। चार हिस्से बेटों के, तीन हिस्से बेटियों के, चार जमा तीन बराबर है सात हिस्से। अब आपने टोटल जायदाद को सात हिस्सों में तकसीम कर देना है। जब आप तकसीम करेंगे तो जवाब आएगा 2.85 कनाल। अब 2.85 कनाल जो है ये एक बेटी का हिस्सा बन रहा है। हर बेटी को 2.85 कनाल मिलेगी। इसी को आप डबल कर लेंगे तो जवाब आ जाएगा 5.7 कनाल। ये 5.7 कनाल ये एक बेटे का हिस्सा है। आप इस फार्मूले से बच्चों में प्रॉपर्टी तकसीम करते हैं। अब अगर मुतवफ़ी की वाइफ यानी बेवा मौजूद है, उसके वालिदैन मौजूद हैं, तो उनके हिस्से फिर अलग तरतीब से निकलेंगे। अब आते हैं अपनी जो असल टॉपिक है बेटी का हिस्सा उसकी तरफ। जो इस्लाम ने क्लासेस बनाई हैं कि वारसान की, वो तीन है, उसमें कैटेगरीज हैं। नंबर वन पे आते हैं शेयरर। ये आपके करीब तरीन के रिश्तेदार हैं, जिसमें जो शख्स फोत हो रहा है, जो शख्स फोत होता है, अगर वो मर्द है तो उसे कहा जाता है मुतवफ़ी, और अगर वो खातून है तो उसे कहा जाता है मुतवफ़िया। अब वो फोत होने वाले शख्स के जो सबसे करीब उसके बनते हैं, उसकी बीवी बनती है, उसके वालिदैन बनते हैं, उसकी औलाद बनती है, तो ये आ जाते हैं शेयरर्स में। इनके हिस्से फिक्स हैं कुरान पाक के अंदर। इसके अलावा भी फिक्स किए गए हैं बैन वगैरह के, लेकिन आम तौर पे उन्हें हिस्सा नहीं मिलता जब ये लोग मौजूद हों। तो ये हो गए आपके सबसे करीब के रिश्तेदार जिन्हें शेयरर्स कहा जाता है। इसके बाद कैटेगरी आ जाती है रेजिड्यूरीज की, जिन्हें तब मिलता है अगर ये पहले लोग मौजूद ना हो या इनमें से कोई एक आध ऐसा मौजूद ना हो। तो फिर वो प्रॉपर्टी चली जाती है रेजिड्यूरीज में, जो थोड़े से दूर के रिश्तेदार होते हैं, और इनमें आपकी आ जाते हैं बहन भाई वगैरह। इन्हें तब मिलता है जब वो पहले जो कैटेगरी है वो लोग मौजूद नहीं है। फिर एक तीसरी कैटेगरी है जिसे कहा जाता है डिस्टेंट किंडर्ड। ये ज़रा दूर के रिश्तेदार बनते हैं। अब इनमें कौन आ जाता है, इसमें शामिल है कि आपके बहन भाई के जो बच्चे हैं उन लोगों को सिर्फ उस सूरत में मिलेगा जब ये पहली दोनों कैटेगरीज के लोग मौजूद नहीं है। अगर पहले दोनों मौजूद हैं तो फिर ये डिस्टेंट किंडर्ड जो है इन्हें कुछ भी नहीं मिलता। अब एक मुतवफ़ी है और उसकी बीवी भी मौजूद है, उसके वालिदैन भी मौजूद हैं, तो उन्हें उनका हिस्सा दिया जाएगा और बाकी जायदाद जो है उसके बच्चों में तकसीम कर दी जाएगी। अब अगर बच्चों में सिर्फ एक अकेली बेटी है तो उसको जायदाद में से 1/2 मिलेगा, यानी आधी जायदाद मिलेगी। जो बाकी बच गई है बीवी को हिस्सा देने के बाद और वालिदैन को हिस्सा देने के बाद, बाकी प्रॉपर्टी का 1/2 वो उस बच्ची को मिल जाएगा। अगर एक से ज़्यादा बच्चियाँ हैं तो फिर उनको मिलेगा 2/3, यानी कि प्रॉपर्टी के आप करेंगे तीन हिस्से। उन तीन हिस्सों में से दो हिस्से उन बेटियों में तकसीम कर दिए जाएंगे। वो जितनी भी बेटियां हैं उनमें वो दो हिस्से तकसीम हो जाएंगे। अब हम एक यहाँ एक प्रपोजिशन ये डिस्कस करते हैं कि औलाद में सिर्फ एक बेटी मौजूद है, जो मुतवफ़ी है उसकी बीवी भी मौजूद नहीं है, उसके वालिदैन भी मौजूद नहीं है, अकेली एक बेटी मौजूद है। अब जो शेयर कुरान में डिफाइन हुआ है वो है 1/2, कि आधा हिस्सा उस बेटी को मिलेगा। अब बाकी आधी जायदाद किधर जाएगी, क्योंकि मुतवफ़ी के वालिदैन भी मौजूद नहीं है। अगर मुतवफ़ी के वालिद मौजूद होते तो बाकी सारी जायदाद वालिद को मिल जानी थी।
अब वो जायदाद जाएगी, देखा जाएगा कि मुतवफ़ी के बहन भाई मौजूद हैं। अगर तो मुतवफ़ी के बहन भाई मौजूद हैं, सपोज उसका एक भाई मौजूद है, तो सारी प्रॉपर्टी बाकी आधी उस भाई को चली जाएगी। अब अगर वहाँ भी कोई नहीं है, मतलब बहन भाई भी नहीं है, भाई मौजूद नहीं है, तो ऐसी सूरत में फिर वो जो आधी प्रॉपर्टी है वो वापस होके फिर उसी बच्ची को मिल जाएगी। पहले तो आधी मिली कि वो उसका शेयर था, कुरान में डिफाइन था। अब ये बाकी आधी है, ये मिलनी थी दीगर रिश्तेदारों को, लेकिन अब दीगर रिश्तेदार भी मौजूद नहीं है, तो फिर ये प्रॉपर्टी जो है फिर ये वापस होके उसी बेटी को ये बाकी की आधी भी मिल जाएगी। इस तरीके से वो सारी की सारी जायदाद वो अकेली बेटी ले जाएगी, या अगर वो एक से जायद बेटियां हैं तो फिर वो भी वापस होके 2/3 तो पहले ही उनको मिला था, क्योंकि उनका हिस्सा है। एक से जायद बेटियां हो तो 2/3 प्रॉपर्टी उनको मिलती है। दो हिस्से तो पहले ही उनको मिल गए थे, जो एक हिस्सा दीगर रिश्तेदारों को जाना था वो दीगर रिश्तेदार मौजूद नहीं है, तो वो भी हिस्सा वापस होके तो इन्हीं बेटियों में तकसीम हो जाएगा। आप ये जहन में रखें, ये वो तकसीम है जो फ़िक़्ह हनफी के मुताबिक है। जो अहले तशय्युअ हैं उनके अंदर तो ऑलरेडी बेटी जो है वो पूरे का पूरा हिस्सा ले सकती है, लेकिन फ़िक़्ह हनफी में बेटी का आधा हिस्सा होता है और बाकी जायदाद बाकी रिश्तेदारों को जाती है, लेकिन बाकी रिश्तेदारों की अदम मौजूदगी में वो प्रॉपर्टी फिर वापस आके उसी बेटी को वो प्रॉपर्टी मिल जाती है। अब इसमें एक केस है 2004 का, लाहौर हाई कोर्ट का। उसमें हुआ ये कि एक मुतवफ़ी की औलाद में सिर्फ एक बेटी थी और एक उसका भाई था, वो भाई पहले फौत हो चुका था। मुतवफ़ी से पहले भाई की डेथ हो गई थी और उस भाई की दो बेटियां थीं। तो वो जो भाई की दो बेटियां थीं उन्होंने केस किया कि जनाब ये सारी प्रॉपर्टी उस बेटी को क्यों मिली है, हमारा भी हिस्सा था। हम मुतवफ़ी की भतीजियां हैं, यानी मुतवफ़ी के भाई की बेटियां हैं, तो हमारा भी जायदाद में हिस्सा है। तो पहले तो उन्होंने एप्लीकेशन दी, जो एसी या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वगैरह है, तो वहाँ से बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में केस किया। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने भी कहा कि ये सारी जायदाद बेटी को ही मिलेगी। फिर वो चले गए हाई कोर्ट के अंदर, तो हाई कोर्ट ने भी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का फैसला कायम रखा। उन्होंने कहा कि ये वाकई सारी जायदाद उसी बेटी की बनती है। अगर मुतवफ़ी जब फोत हुआ उसका भाई जिंदा होता तो फिर आधी जायदाद उस भाई को मिलनी थी, क्योंकि वो है रेजिड्यूरी। आधी मिलनी थी बेटी को, आधी मिलनी थी उस भाई को, लेकिन भाई क्योंकि पहले फौत हो चुका है, तो अब वो जो भाई की बच्चियां हैं वो आती हैं डिस्टेंट किंडर्ड में, वो हैं दूर की रिश्तेदार। उन्हें प्रॉपर्टी नहीं मिल सकती जब पहले ही दोनों कैटेगरीज यानी शेयरर्स भी मौजूद हैं या रेजिड्यूरीज मौजूद हैं, तो इनकी मौजूदगी में डिस्टेंट किंडर्ड को कुछ नहीं मिलेगा। अब वो जो भतीजियां बनती हैं मुतवफ़ी की, वो दूर की रिश्तेदार हैं, इसलिए वो महरूम है। तमाम प्रॉपर्टी जो है वो इसी बेटी को आधी इसको कुरान की उस शेयर के हिसाब से, और आधी जो है वो रिटर्न होके, क्योंकि दीगर करीबी रिश्तेदार नहीं है, तो वो आधी प्रॉपर्टी भी इसी बेटी को मिल जाएगी। अब ये अ, मैंने शायद जिक्र किया कि ये 8 लाख रुपए की बात है। 8 लाख की इस तरह से कि एक इसी तरह का मिलता जुलता केस था। मैं पटवारी साहब के पास गया विरासत दर्ज कराने के लिए, तो पटवारी साहब के और उसमें वो प्रॉपर्टी बच्चियों के अलावा दीगर रिश्तेदारों को जा रही थी। तो पटवारी साहब कहते हैं मैं सारी प्रॉपर्टी इन बच्चियों के नाम कर देता हूँ, तो आप ये बताएं कि क्या कोई खिदमत विदमत होगी। मैंने पूछा कि प्रॉपर्टी टोटल कितनी है, तो मैंने कहा जी इतनी। उन्होंने अपने फिर दिमाग कैलकुलेटर ऑन किया, तो उसके बाद वो कहते हैं जी कि तकरीबन 8 1 लाख रुपया अगर कुछ आप खिदमत के रंग में करें तो ये सारी प्रॉपर्टी जो है ये इन बच्चियों को मिल जाएगी। मैंने कहा वो किस तरीके से मिलेगी? उन्होंने कहा वो छोड़ें, बस मिल जाएगी। मैंने कहा कोई गैर कानूनी तरीका अपनाएंगे? उन्होंने कहा जी बिल्कुल कानूनी तरीके से मिलेगी और सारी प्रॉपर्टी इन बच्चियों को मिलेगी और कोई भी इनसे वापस भी नहीं ले सकेगा। मैंने काफ़ी पूछा कि आप तरीकाकार बता दें, तो उन्होंने कहा कि वो छोड़ें ना। तो फिर मैंने यहाँ के अपनी सर्च की, काफ़ी सी सर्च की कि आखिर वो कौन सा ऐसा तरीका है जिसकी ज़रिए वो ये बात कर रहे हैं कि सारी प्रॉपर्टी इन बच्चियों को मिल जाए। तो ये बलाओ उन पटवारी साहब का कि जिन्होंने ये मुझे सिखाया तो ना, लेकिन एटलीस्ट उन्होंने बताया कि कोई लॉ में ऐसी गुंजाइश मौजूद है। फिर मैंने आके सर्च की तो ये बात सामने आई।
تو یہ جناب ترتیب ہے بیٹی کی وراثت کی تقسیم کے حوالے سے۔ بیٹی کا حصہ 1/2 ہے، اور ایک سے زائد بیٹی ہیں تو ان کا حصہ 2/3 ہے، اور اگر دیگر کوئی رشتہ دار موجود نہیں ہے تو پھر ساری پراپرٹی اس ایک بیٹی کو مل جاتی ہے۔ یہ کم لوگوں کو اس بات کا علم ہے، مطلب مجھے بھی یہ کوئی 5-6 ماہ پہلے اس قانون کی پراپر اس کا علم ہوا اور پھر اس کی پراپر سمجھ آئی۔ اور اگر میں اپنے والد صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا، ہم ایک بار انتقالات دیکھ رہے تھے، انتقال وراثت جو گاؤں کے مختلف لوگوں کے ہوئے ہیں، تو اس میں یہ بات سامنے آئی کہ بہت سی ایسی خواتین تھی جن کو ساری جائیداد مل سکتی تھی اس قانون کے تحت، لیکن ان کو وہ نہیں ملی۔ اس لیے نہیں ملی کہ ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اس قانون کے تحت ساری جائیداد ہمیں مل سکتی ہے۔ یہاں جن پٹواری حضرات نے وہ انتقال درج کیا، انہوں نے توجہ نہیں کی اس طرف کہ یہ تو ساری جائیداد یہ بچیاں لے سکتی ہیں، تو انہوں نے وہ دور کے رشتہ داروں میں وہ جائیدادیں باقی کے حصے تقسیم کرتے رہے، اور بچیوں کو صرف اتنا ہی دیا، 1/2 یا 2/3 جو ان کا قرآن میں ڈیفائن ہے، اور انہیں یہ اس قانون کے تحت ساری جائیداد مل سکتی تھی لیکن انہیں نہ دی گئی۔ تو یہ صرف بیٹی کو اسپیسیفکلی اس کو ڈیفائن کیا۔ میں کوشش کروں گا آگے پھر کسی اور میں آڈیو میں والدہ کا شیئر یا والدین کا شیئر یا بیوی کا شیئر صرف ان کی حد تک تفصیل سے بات کی جائے۔ بہت شکریہ۔ یہ وعدے کر دوں کہ میں نے پٹواری صاحب کا ذکر کیا تو انہیں کوئی پیسے نہیں دیے گئے، کوئی ایسا، بلکہ ایون وہ کام بھی نہیں کرایا گیا جو میں ادھر ڈسکس کرنے گیا تھا۔ اور یہ ویسے انہوں نے ایک بات کی، کوئی انہوں نے پیسے لیے نہیں ہیں، انہوں نے مجھے بولا کہ اتنے پیسے، تو خیر نہ ہی انہوں نے لیے ہیں نہ ہی میں نے دیے ہیں، یہ میں نے ویسے ذکر کر دیا کہ 8 لاکھ روپے میں نے یہ بات سیکھی ہے۔ بہت شکریہ۔